ओके सर, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रवि सिंह जी भी इसमें मौजूद हैं। सीनियर वीपी हैं रेलिगियर ब्रोकिंग के, रिसर्च रिटेल रिसर्च डिपार्टमेंट में सीनियर वीपी। रवि सिंह जी, बहुत शुक्रिया अपना समय व्यस्त को देने के लिए सर। सर, वो आप संडे के दिन हमारे साथ जुड़े। आमतौर पे आप स्टॉक मार्केट जब ओपन होते हैं तब आपके व्यू पॉइंट लिए जाते हैं, लेकिन आज ना कुछ घटना ही ऐसी हो गई जिसकी वजह से हमको निवेशकों को थोड़ा-सा अलर्ट करना पड़ रहा है, और ये घटना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। युद्ध जैसे हालात शुरू हो गए हैं और इस बार एंट्री हो गई है ईरान की। इज़राइल और हमास का तो 6 महीने से चल ही रहा था, और उसके चलते हम देख रहे थे जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा एस्केलेटेड है, लेकिन ये ईरान की जो एंट्री हुई है इसका असर स्टॉक मार्केट पे स्पेशली आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन ऐसा कुछ होता है तो ये आपको क्लियर होता है रजत जी कि उसका इम्पैक्ट तो नेगेटिव ही स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है, इकोनॉमी में भी देखने को मिलता है। और चूंकि यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप फर्स्ट देखें तो सबसे पहला कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो रिलीफ रैली एक स्टार्ट होने वाली थी, वो रिलीफ रैली कहीं ना कहीं से स्टक हो गई है, और अब उसका इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी में बड़ा दिखाई देगा। दूसरा है कि आपने लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग में आपने देखा था कि गोल्ड और सिल्वर इंतहा बढ़ने के बाद थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन दे रहा है कि थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। अब वो सारी राहत की जो चीजें थी वो अब कहीं ना कहीं से खत्म होती हुई नजर आ रही। अब इस समय नेगेटिव जो है वो ये है कि स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं से टॉप आउट हो रहा था। मार्केट में करेक्शन के संकेत दिखाई दे रहे थे, चाहे वो डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो, एसएनपी हो, सभी में। और अब ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़े से लार्ज कैप और मिड कैप इंडिया के भी यहाँ से टॉप आउट हो रहे हैं, उनमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती। वो मुझे लगता है सिलसिला जो जिस तरफ जा रहा था उससे अगेंस्ट, उससे ज्यादा तेजी से अब बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो ईज ऑफ हो रहे थे वो अब ईज ऑफ नहीं होंगे। गोल्ड सिल्वर जो नीचे जा रहे थे अब वापस यहाँ पर एक सेंटिमेंट दिखा रहे हैं कि नहीं, अब मैं गोल्ड दिखा रहा है कि मैं 80,000 जाऊंगा, सिल्वर दिखा रही है कि नहीं मैं 85,000 तक भी जा सकती हूँ। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि इनका ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा गर्मियों के सीजन में या मई और जून में थोड़ा सा क्रूड ऑयल के प्राइसेस ईज ऑफ हो जाए तो जो साल का एवरेज होता है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। लेकिन अब ऐसे संकेत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि इस समय अब WTI क्रूड देखें या यूके का क्रूड देखें, $90 के पास, $85 है, अपने ऑल टाइम जो है वो एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और जो अभी तक मार्केट इस बेसिस पे, भारत का मार्केट इस बेसिस पे रुका हुआ था कि नहीं, कहीं ना कहीं से इलेक्शन की प्री रैली है, चलता रहेगा, और उसमें भी लोग डर भी रहे हैं क्योंकि मार्केट अपने लाइफ टाइम जब हाई पे होती है और जब इस तरीके की कोई न्यूज आती है तो उसका इम्पैक्ट रजत जी बहुत जबरदस्त निगेटिव देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है खतरे के संकेत और खतरे का बेल जो घंटी बजनी थी वो बहुत तेजी से बजी है। अब इसका इम्पैक्ट तो हमें मंडे दिखाई देगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी संकेतिक बादल यहाँ पर छटते हुए से नजर आएंगे। मुझे लगा था आप कॉन्फिडेंस बढ़ा दोगे संडे वाले दिन से, वैसे ही बड़े टेंशन में आ जाते हैं जब भी जैसे युद्ध जैसे शब्द सुनते हैं ना, तो उसमें थोड़ी टेंशन होती है। तो निवेशकों को थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दो अपनी तरफ से, संडे का देना सर। देखिए रजत जी, मेरे कॉन्फिडेंस देने से कुछ होगा नहीं। होगा ये कि आपको, आप देखिए जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सेक्टर स्पेसिफिक अगर आपके सेंटिमेंट है तो उनमें तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा करेक्शन नहीं दिखाई दे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप का अगर कंपैरिजन करें तो उनमें एक करेक्शन आया था, और करेक्शन करीब 40% से ज्यादा का था। वो वापस रिलीफ रैली की तरफ स्टार्ट हुए थे, तो उनमें उतना इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन हाँ, जो एक इंडेक्स बेस फंड है, इंडेक्स बेस्ड जो लोग यूज कर रहे हैं उनमें एक इम्पैक्ट होगा। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि डोमेस्टिक स्टॉक लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब दूसरा, चूंकि इस समय अर्निंग सीजन चालू है तो आप देख ही रहे हैं कि डे बाई डे अलग अलग इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो मार्केट में देखिए, अगर मैं ये भी एक सिलसिला कह सकते हैं कि 2 कदम पीछे हटने का मतलब होता है कि 4 कदम आगे चलना। और इस समय कहीं ना कहीं से मार्केट को 2 कदम पीछे हटना जरूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पे होती है और नए हाई की तरफ देखिए, तो अगर पीछे हट जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि बड़ी छलांग लगाने के लिए आपको 2 कदम पीछे हटना ही पड़ता है। और मार्केट कुछ ऐसी जगह पे था, मुझे लगता है शायद ये एक कारण बन सकता है जिससे कि थोड़ा सा जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन हो या थोड़ा सा। लेकिन हाँ, एक बात रजत जी, आपने कॉन्फिडेंस वाली बात जो कही उसमें मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आप चाहे कितना भी कर लीजिए, मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन नहीं दिखाई देगा। बड़े का मतलब है कि आपको निफ्टी सेंसेक्स के लेवल्स बात करना तो वैसे इस समय वाजिब नहीं होगा, लेकिन ये क्लियर है कि 22,000 के नीचे निफ्टी का सस्टेन कर पाना, 70,000 के नीचे सेंसेक्स का रुकना, ये सब
थोड़े से उतने ही नामुमकिन से लगते हैं जितना यहाँ पर इज़राइल और ईरान को समझा पाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर ट्रेंड नहीं है। ओके, रणवीर जी, यही बात है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था ना यूक्रेन और रूस का, तो उसके बाद से स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से चले सर, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट, और उसमें अमेरिका और इंडिया तो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच पाया है। और बाकी देख लो दुनिया जहाँ में एसेट क्लासेस कैसे भाग रही हैं, खासतौर से सोना चांदी। तो पहले तो ये बताएं कि स्टॉक मार्केट पे स्पेशली एनर्जी स्टॉक्स पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और दूसरा क्या आप भी यही समझते हैं कि कच्चे तेल का भाव $100 पार कर सकता है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपने सवाल पूछा है और एक साथ आपने कई सवाल एक तरीके से पूछे हैं रजत जी। सबसे पहले तो देखिए, क्रूड ऑयल का अगर हम प्राइसेस को देखें, जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस पिछले हाल-फिलहाल में कई लगभग 2 साल 3 सालों में देखा जाए तो बहुत एक एवरेज इन्फ्लेशन के अंडर कंट्रोल में ही बढ़ी हैं, यानी कि $70 से हम आज $85 पे ही खड़े हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं दिखाता। वर्स्ट सिचुएशन रही हो या बेस्ट सिचुएशन रही हो, उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह ये रही है कि जो पूरा विश्व जो है वो दूसरी एनर्जी की तरफ जा रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस का जो एक फेम होता था, वो कहीं न कहीं से उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर अब कम दिखाई दे रहा है और ये एक सच्चाई है जिसे आगे आने वाले हम शायद 20-25 सालों में, 50 सालों में पूरी तरह से इसको एक तरीके से देखते हुए नज़र आएँगे। लेकिन इम्पैक्ट क्या है? क्यों क्रूड ऑयल के से रिलेटेड स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों दूसरे स्टॉक्स में इतनी रैली दिखी है? वो इसी वजह से, क्योंकि जब कोई नई चीज़ नई डेवलप होती है तो उसमें हमेशा ग्रोथ देखने को मिलती है, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की रही हो, बैटरी की बात की गई हो। तो इस वजह से स्टॉक मार्केट में रेट और प्राइसेस और रिटर्न्स यहाँ पर डिफरेंट है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल यहाँ पर क्लियर मानने की बात है कि अगर ओपेक कंट्रीज़ के बीच में ऐसी कुछ खींचातान दिखती है तो क्रूड ऑयल ही सबसे पहले भागता है और चूँकि पिछले क्रूड ऑयल ने अपनी हिस्ट्री में दिखाया है कि वो डबल भी हो जाता है प्राइसेस, तो $100 कोई बहुत बड़ा मायने यहाँ पर नहीं रखता कि वो $100 नहीं टेस्ट कर पाएगा। बहुत आसान है, थोड़ा अगर जैसा पैनलिस्ट ने बोला कि अगर ये 3-4 दिनों में सेटल डाउन होगा और 3-4 दिनों में अगर सेटल डाउन नहीं होता तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस $92-95 और $100 तक आने वाले संकेत यहाँ पर बन जाएंगे। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ बात करें तो देखिए 2 चीजें हैं। एक तो पहली बात है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पीछे जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी नीचे रहे तो अच्छा खासा उन्होंने यहाँ पर उसको कैश भी कराया है, पब्लिक से उतनी ही टैक्सेस रहे, बहुत ज़्यादा प्राइसेस में करेक्शन नहीं मिला। अब यहाँ पर 2 प्रेशर है, एक तो पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को नीचे ले जाया जाए, दूसरी तरफ है इलेक्शंस है तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तीसरी तरफ अगर जाते हैं तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस का इम्पैक्ट अब कंपनियों को डायरेक्ट लेना पड़ेगा। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए कोई अच्छी खबर इसको नहीं कहा जाएगा और इनफैक्ट ये कहा जाए कि जो ग्रोथ स्ट्रक्चर वो एज्यूम कर रहे थे, अपने अर्निंग्स में दे रहे थे, उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई देगा और वो शायद टारगेट हिट होते हुए नजर नहीं आएंगे। दूसरी तरफ है कि आगे जून जुलाई का जो महीना होता है इसमें भी इतना ज्यादा कुछ क्रूड ऑयल का इस्तेमाल उतना ज्यादा नहीं होता, या फिर ये कहें कि ग्लोबल डिमांड यहाँ पर थोड़ी सी कम होती है। तो अगर ये 1-2 महीने या आप 2-4 दिन की बात कर रहे हैं, जो कि वॉर के केस में तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन अगर ये 15 से 15 दिन में या 1 महीने में ऐसा सेटल डाउन अगर हो जाता है तो शायद मेरे ख्याल से वो मार्केट के लिए थोड़ा पॉजिटिव होगा। और एक हिस्ट्री हमें यहाँ पर समझनी चाहिए कि रशिया और यूक्रेन का जो जिसमें कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को उतना ना देखा जाए, दूसरी तरफ देखें तो इकोनॉमी संकट जो आया है और आज जो रशिया की हालत हो रही है या यूक्रेन में जो अभी सिचुएशंस हैं, उससे अछूता कोई दूसरा देश नहीं रह सकता। यूएस अगर ये सोचता है कि अगर वो यहाँ पर अग्रेसिव कदम नहीं उठाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अभी जो यूएस ने जो अपने पिछले लगभग 1 साल से जो पॉलिसीज को लेकर के और जो टाइटनिंग करी है या जो चीज़ों को पटरी पे लाने की कोशिश करी, वो उसके हाथ से भी फिसलती हुई नज़र आएँगी। और अभी के पॉलिटिकल सेंटिमेंट जो वहाँ पर हैं, वो कहीं किसी भी हालात में जो है वो जो बाइडेन के साथ बहुत बड़े खड़े होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये सबको इकोनॉमिक वाइज़ पता है, एफआईआईज़ का इन्वेस्टमेंट भी ये साफ-साफ दिखा रहा है। तो सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी खराब होती है, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव स्टॉक मार्केट पे ज़्यादा दिखाई देगा और इसीलिए शायद यहाँ से आपने देखा होगा कि यूएस मार्केट में वो अग्रेशन नहीं दिखाई दिया है। और अगर उनको अपनी स्थिति और खराब करनी है तो शायद मेरे ख्याल से वो यहाँ पर थोड़ा-सा साइलेंट बैठ सकते हैं। लेकिन ये केस अब वैसा नहीं रह गया कि आप यूएस यहाँ पर इसको इग्नोर कर सके, या फिर यूक्रेन के केस में, रशिया के केस में जो चुप्पी साध रखी थी
काफ़ी दिनों तक उस तरीके की अगर एक्टिविटी यहाँ पर दिखेगी तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पहले यूएस में दिखाई देगा। ग्लोबल प्राइसेस में ग्लोबल असर दिखाई देगा, लेकिन मुझे लगता है यूएस भी कहीं न कहीं से ज़्यादा परेशान होता हुआ नज़र आ रहा होगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पहले एडवाइजरी जारी कर दी थी, उन्होंने चेतावनी दे दी थी कि जो भी ईरान और इजराइल में ट्रैवल करना चाहते हैं उनको वो ट्रैवल नहीं करने। रवि जी, आपसे आखिरी प्रश्न होगा, मेरे को पता है समय की थोड़ी पाबंदी है सर, बस ये लास्ट प्रश्न कि मार्केट अब कितना यहाँ से और नीचे, तनाव तो शुरू हुआ पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से और अमेरिकन मार्केट भी 1.5% नीचे गए शुक्रवार को, तब तो कोई ऐसा ड्रोन हमला हुआ भी नहीं था। तो शुक्रवार को अमेरिकन मार्केट्स 1.5% नीचे थे। इंडियन मार्केट्स कहाँ पर जाएंगे? अभी तो हम टीसीएस की कुछ पार्टी बनाने की बात कर रहे थे कि टीसीएस के नतीजे ठीक आ गए तो सोमवार को अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद फिर ये नेगेटिव खबर भी है जिसको झेलना है। तो क्या अप्रोच रखी जाए और क्या आप खरीदेंगे अभी स्टॉक मार्केट में? क्या खरीदेंगे अगर खरीदेंगे तो? हाँ, वॉइस म्यूट है सर। देखिए, जब ऐसे हालात यहाँ पर डेवलप हों तो थोड़ा-सा समय मार्केट को देना ज़रूरी हो जाता है रजत जी, और इसमें आपका चैनल मदद करता है। मुझे ऐसा लगता है अगर निफ्टी और सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो क्लियर जो ये साइन अभी दिखाई दिए, जैसे आपने देखा कि निफ्टी ने हाई बनाया 22,750 के आसपास का और उसके बाद से करेक्शन ज़ोन आया। ये अभी करेक्शन ज़ोन जारी रहेगा 22,300 तक, तो वैसे भी हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आपको बाय नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ है बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें भी ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं कि वापस से 48,000 के आसपास के लेवल दिखाई दे सकते हैं, तो अभी थोड़ा रुकना चाहिए, समय देना चाहिए। तीसरा, अगर आप इस समय फ्रेश सेक्टर अगर आप बाय के लिए देख रहे हैं तो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर सिर्फ 1, 2, 3 ट्रेडिंग सेशंस अगर रुक जाते हैं तो आप जो बाय करने वाले हैं वो आपको कम से कम आपकी बचत जो है वो 2 से 2.5% 3% की करा सकता है। लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते कि मार्केट को छोड़ दें। देखिए रिजल्ट की बात जैसे टीसीएस की आईटी सेक्टर के जो व्यू है उसमें बहुत कॉन्फिडेंस तो वैसे भी नहीं है। थोड़ी बहुत रैली दिख सकती है, लेकिन लंबे समय की रैली अभी आईटी सेक्टर में मुझे फिलहाल तो नहीं दिखाई देती। दूसरा है कि अगर सेक्टर बाय के लिए देख रहे हैं तो मैं इस समय छोटे काउंटर की तरफ ही देख रहा हूँ, यानी जैसे अभी आपने चर्चा में कहा, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, पावर सेक्टर की डिमांड तो रहेगी, चाहे वॉर हो या जो भी हो सिचुएशन, तो पावर तो रहेगा ही। थोड़ा फार्मा सेक्टर को जरूर ऐड करने की जरूरत पड़ेगी और बैंकिंग काउंटर में छोटे मंझोले बैंकों को भी थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स यानी 3 सेक्टर अगर फोकस करें तो एक तरीके से मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और बैंकिंग काउंटर्स के इनमें बाइंग मोमेंटम रहेगा। लेकिन अगर 1-2 दिन तो 3 दिन रुकते हैं तो थोड़ा अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे और उन लेवल्स पे अगर आप खरीदारी करेंगे तो अच्छा होगा। अब बचना किससे चाहिए? सबसे पहले अगर भागना है, वो भी मैं रजत जी बता देता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल्टी काउंटर से भाग लीजिए, क्योंकि वहां पर बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा काउंटर जिससे भागना है वो है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, उससे भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। तीसरा काउंटर अगर देखते हैं तो जो आपने अभी कहा आईटी सेक्टर, मैं आईटी सेक्टर में भी कहता हूं कि रिजल्ट का अपॉर्चुनिटी उठाइए। रिजल्ट की वजह से अगर स्टॉक बढ़ जाए तो अगर 2 क्वार्टर तक आगे इस काउंटर में नहीं भी रहेंगे तो कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी के साथ, अप्रोच के साथ मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। राइट, रवि जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ये जो युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है इसका इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया। और रणवीर जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कनेक्शन आउट हो गया, बहुत शुक्रिया उनका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।